हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टैगोर का शिक्षा दर्शन। टैगोर के शिक्षा को लेकर क्या-क्या आइडियाज थे, जैसे हमने और भी थिंकर पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे मेरे अन्य वीडियोस में, है ना? तो इसी तरह से आज हम टैगोर के शिक्षा दर्शन की बात करेंगे। उनकी नज़र में शैक्षिक दर्शन उनका क्या था? शिक्षा को वो किस तरीके से देखते थे? क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी शिक्षा के क्षेत्र में? विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाना चाहिए? शिक्षक की स्थिति कैसी होनी चाहिए? विद्यालय का कितना महत्व है? ये सारी चीज़ों पर टैगोर अपनी राय देते हैं, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। सभी लोग फ़ैमिलियर होंगे ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर से, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था और माता का नाम शारदा देवी था। ये प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, चित्रकार और दार्शनिक थे, ठीक है? मतलब कवि ऑब्वियसली इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और ये एशिया के प्रथम नोबेल पाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है? और इसके अलावा इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, कहानियाँ इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, चित्रकार भी हैं, पेंटिंग करते थे और इसके अलावा दार्शनिक भी हैं। अलग-अलग मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय दी है। शिक्षा उनमें से एक है जिन्होंने जिसके ऊपर इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दर्शन दिया है। अपने माता-पिता की ये 13वीं और अंतिम संतान थे, 13 भाई-बहन थे और ये सबसे छोटे थे। तो बहुत ही लाड-प्यार में, बहुत ही पैम्परिंग माहौल में ये पढ़े हैं। ठीक है? इनकी जो शिक्षा हुई है वो ज़्यादातर घर पे ही हुई, उसके बाद ये कॉलेज भी गए, फ़ॉरेन में भी गए। तो इस तरह से मिल-जुल कर इनकी शिक्षा हुई है। उसके बाद शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्थान की इन्होंने स्थापना की है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कार्य अपने जीवन में किए हैं, लेकिन क्योंकि हम शिक्षा से संबंधित अभी शैक्षिक दर्शन इनका पढ़ रहे हैं, तो हम ये जान लें कि शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्थान या स्कूल हम कह सकते हैं, वो इन्होंने स्थापना की है। और इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो है आत्मा की मुक्ति और पूर्ण विकास करना। किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेरा विद्यालय, माई स्कूल टैगोर के। एक तो टैगोर ने खुद अपने स्कूल की स्थापना की, शांति निकेतन हम अभी पढ़ चुके हैं। और टैगोर ने एक बहुत ही एक प्रसिद्ध लेक्चर दिया था जो माई स्कूल के नाम से था, ठीक है? तो वो लेक्चर बेसिकली अगर आपको कभी मौका मिले पढ़िएगा, लेकिन अभी क्योंकि एग्ज़ाम है तो उतना मौका नहीं मिलेगा। तो हम ये फिलहाल ये जान समझ लेते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था। वो माई स्कूल में भी उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस दिया है कि मतलब वो किस तरीके से शिक्षा को देखते हैं और उनके जो स्कूल था, शांति निकेतन नामक जो स्कूल था, उसमें वो चीज़ें वो अप्लाई करते थे क्योंकि उन्होंने देखा उस समय जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है वो भारतीय प्रणाली शिक्षा प्रणाली को एक तरह से खत्म करती जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि कोई अपना भारत का अपना शिक्षा दर्शन हो और भारत अपने तरीके से स्कूल की स्थापना करे और उनमें जो शिक्षा है वो अपने तरीके से हो, है ना? तो वो टैगोर ने स्वयं अपना स्कूल खोला और वहाँ पे उन्होंने अपने तरीके से जिस तरह से वो बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे उस तरीके से उन्होंने वो शिक्षा उन्हें प्रोवाइड की। टैगोर ने शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्थान की स्थापना 1901 में की, जहां स्वतंत्रता, प्राकृतिक विश्वास, सहयोग और आनंद के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो आप पहले इनके सिद्धांत ही देख लेंगे। स्वतंत्रता दी जाए, प्राकृतिक विश्वास, सहयोग और आनंद, इन ये मेन सिद्धांत थे जिनके आधार पे वहाँ शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल प्रकृति की गोद में बंगाल में स्थित था, क्योंकि उनका ये मानना था कि शिक्षा का स्थान शहर से दूर होना चाहिए। विद्यालय के बारे में अभी हम आगे भी देखेंगे। विद्यालय के बारे में वो कहते हैं कि कोई भी जो स्कूल खोला जाए बच्चों के लिए वो शहर से दूर होना चाहिए, तो शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। शांति भरा वातावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। यह किसी भी धार्मिक पंथ या हठधर्मिता से मुक्त था। कोई भी धार्मिक चीज़ फॉलो नहीं की जाती थी या कोई भी एक जैसे कहते हैं कि एक पथ है बना लिया कि हम इस आइडियोलॉजी पर चलेंगे, तो ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी वहाँ पे फॉलो नहीं की जाती थी। हर तरह के धार्मिकता से ये मुक्त था। शिक्षकों को अपनी आदर्श जीवन शैली से छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए और वो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि पहले शिक्षकों को आदर्श जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट शिक्षकों को फॉलो करते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो अगर टीचर ही वो आदर्श जीवन नहीं अपना पाएंगे
तो वो छात्रों को क्या सिखाएंगे? तो शिक्षकों को सिखाने की जरूरत है। उसके बाद टैगोर ने बच्चों के मन पर आधारित अनुभवों को आधार बनाकर शिक्षा सिद्धांतों का निर्माण किया। बच्चों के मन पर आधारित अनुभव, बच्चों के जो एक्सपीरियंस थे, बच्चों का जो मन है, उनके जो विचार हैं, उनको आधार बना के उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत बनाए। उनके अनुसार बच्चों के अवचेतन मन की शक्ति को जानना आवश्यक है। यानी देखिए, बच्चे हर चीज के लिए कैपेबल होते हैं। वो ये मानते थे कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। हम सामान्यतः आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स या पेरेंट्स भी कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका मानना था हर बच्चे के अवचेतन मन में उसकी शक्तियां होती हैं, उनके उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो शक्तियां होती हैं, उसको जगाने की जरूरत है। तो उसको जानिए, समझिए, कैसे निकाल सकते हैं, ये एक टीचर का काम है कि कैसे उसकी कैपेसिटी को बाहर लाना है, बच्चे की कैपेसिटी को। ये सारी चीजें टैगोर बात करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा की प्रारंभिक अवधि में बच्चों को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना पाठ सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, है ना, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं, तो वो जो शिक्षा है वो पहले प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे गाने के द्वारा, संगीत के द्वारा, चित्रकारी के द्वारा, कोई भी नाटक करा लिया, कोई भी कहानी का सेशन करा लिया, तो इनके द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके बाद आगे फॉर्मल एजुकेशन उनकी शुरू की जाए। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो, और ये सारी चीजें जो वो बोल रहे हैं ये सब उनके स्कूल में फॉलो होती थी। उसके बाद स्वावलंबन और आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करना उनके स्कूल का मुख्य उद्देश्य था। स्वावलंबन मतलब एक तो आत्मनिर्भर बनाना अपने लिए, है ना, अपने लिए अपनी मतलब शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बाद स्वावलंबी बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को देख के हमारा मन एकदम से मचल जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म नियंत्रण होना चाहिए। तो बच्चों में ये चीज पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये वहाँ पे कोशिश भी की जाती थी उनके स्कूल में। यह किसी भी औपचारिक स्कूल की तुलना में एकदम भिन्न प्रकृति का स्कूल था। जो जैसे आज या उस समय भी जो फॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट ये स्कूल था। अब हम इनके आइडियाज देखते हैं शिक्षा को लेकर, ये क्या क्या कहते हैं। पहला ये कहते हैं मानव की पूर्णता, है ना। हमने पहली स्लाइड में भी देखा था कि शिक्षा का उद्देश्य ये पूर्णता को मानती है, कि मानव की पूर्णता होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाने का कार्य शिक्षा का है। एक कंप्लीटनेस होना जरूरी है ना। मतलब ये नहीं है सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ लिया लेकिन अच्छे इंसान नहीं बने, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं आप किसी के साथ। तो एक कंप्लीट मैन बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर दया भी है, आपके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी जैसे मूल्य भी हैं, आप अपने संविधान के नियमों का भी पालन कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी भी हैं। तो इस तरह एक पूर्ण मानव बनाना, ये शिक्षा का काम है। और अज्ञान से ज्ञान की ओर लाना, मतलब जो भी नॉलेज है उसको लाना, उसको एक तरह से सिखाना, वो शिक्षा का काम है। उसके बाद दूसरी वो बात करते हैं सच्ची स्वतंत्रता की। तो शिक्षा का उद्देश्य मानव को प्राचीन निम्नतम बंधनों से छुटकारा दिलाना है। ठीक है। ये तो फ्रीडम की बात करते हैं। शिक्षा का काम है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में वो क्या कहते हैं कि जो भी बंधन है, हमारे प्राचीन बंधन है, ऐसे बंधन जो हमें बांधते हैं, जैसे अंधविश्वास है ना, रूढ़ियां हैं, इन सब से मुक्त कराने का काम शिक्षा का है। अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने का कार्य शिक्षा करती है। सच यह है कि यह स्वतंत्रता मानव को आंतरिक बंधनों से मुक्त करने के लिए है। अच्छी शिक्षा की विशेषता यह है कि वो मनुष्य को दास ना बनाकर स्वतंत्र बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है। वो एक अच्छी शिक्षा को मानते हैं कि वो दास नहीं बनाएगी आपको, किसी का नौकर नहीं बनाएगी, किसी का दास नहीं बनाएगी। कई बार हम है ना अपनी हैबिट के ही दास बन जाते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो वो कहते हैं ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो हमें मुक्त करे, हमें स्वतंत्र बनाए, हर चीज के बिना हम रह सकें। अगर हम कहीं, हमें कोई चीज नहीं मिल रही, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो भी हम उसके बिना सरवाइव कर सके, ये शिक्षा है वास्तव में। तो स्वतंत्रता वो इस मायनों में डिफाइन करते हैं। उसके बाद मानव एकता और सत्यता की बात करते हैं वो। मानव की एकता में बिना किसी जाति, धर्म, एकता और अंधविश्वास के विश्वास करते हैं। ठीक है। कोई भी जाति का बंधन ना हो, धर्म का बंधन ना हो, किसी भी तरह का अंधविश्वास ना हो, तब वो मानव एकता होगी। शिक्षा का कार्य मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करना है।
मानव में एकता तभी बनी रह सकती है जब उनमें सामंजस्य होगा। मिलजुल के रहना है, जाति के भेदभाव होंगे, अगर जेंडर आधारित भेदभाव होंगे या फिर धर्म धर्म के आधार पे भेदभाव होंगे, आर्थिक भी अमीर-गरीब का भेदभाव होगा, तो कभी भी एकता नहीं होगी। सामंजस्य बनाना बड़ा ज़रूरी है, तालमेल बनाना बड़ा ज़रूरी है, तभी इंसान जो है वो एकता स्थापित कर पाएगा। उसके बाद तर्क शक्ति का विकास की बात करते हैं, यानी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों की तर्क शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति का मतलब रीजनिंग कर सके बच्चे, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तर्क शक्ति के विकास से मानव का मानसिक विकास होता है। मतलब कोई भी चीज, मान लीजिए आप कोई भी चीज कहीं से सुनते हैं तो उसके बाद आप अपनी बुद्धि लगा सके कि क्या ये सही है, गलत है, या इसका दूसरा पहलू क्या होगा, है ना? कई बार हम बहुत जल्दी एक चीज़ सुनी और उसी बात पे बिलीव कर लिया और हमने अपना रिएक्शन दे दिया। तो पहले सोचिए, समझिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तर्क लगाइए, और ये तर्क शक्ति का विकास करना शिक्षा का कार्य है। उसके बाद पश्चिम से विज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं वो कहते हैं कि भारत दर्शन के क्षेत्र में चाहे जितना भी विकसित हो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उसे विदेशों से सहायता लेनी पड़ेगी, है ना? तो वो ये कहते हैं बार-बार कि देखो, दर्शन में तो भारत बहुत विकसित है ना? यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे जिसमें आपको भारतीय दर्शन प्राप्त होगा, फिलॉसफी। लेकिन साइंस के लिए हमें अभी भी विदेशों से सहायता लेनी पड़ेगी, और इसमें वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वो कहते हैं कि नया ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करना हो तो किया जा सकता है। तो विदेशों से भी अगर सहायता हमें विज्ञान के क्षेत्र में लेनी पड़े तो बिल्कुल, क्योंकि वो जो ये एकता की बात करते हैं ना, वो मानव एकता को सिर्फ ये राष्ट्रीय की एकता नहीं देखते, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पर वो देखते हैं कि हर मानव जो है वो एक ही है। तो हर मानव, ये जाति, धर्म, देश वगैरह, इनसे बहुत परे उनका कॉन्सेप्ट है एकता का। ठीक है। उसके बाद आदर्शवाद और अनुकरण की बात करते हैं। वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक विकास की प्रगति के साथ साथ आदर्शवाद की प्राप्ति करना है। आपने देखा होगा कि अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि वो शिक्षकों से कहते हैं कि आप अपने छात्रों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों के सामने ना कोई आइडियल होना चाहिए, तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। हाँ, आप वैज्ञानिक विकास की भी बात कर रहे हैं कि आप साइंस वगैरह पढ़िए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, चीज़ों को ऑथेंटिक होके और रीजनिंग कीजिए उसमें, लेकिन उसके साथ-साथ आप आदर्शवाद भी प्राप्त कीजिए। जो बेहतर चीज़ है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो ये अलग-अलग आदर्श हमारे सामने होते हैं, जहाँ से जो अच्छा है उसको आप प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वो पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में ऐसा पाठ्यक्रम लिया है जो जीवन के सभी पक्षों का विकास करे, ठीक है? बहुत सारे आयाम, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ इतिहास पढ़ लिया, किसी ने सिर्फ शिक्षा पढ़ ली, किसी ने सिर्फ भाषा पढ़ ली। वो कहते हैं कि सभी पक्षों का विकास करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें इतिहास है, विज्ञान है, प्राकृतिक अध्ययन है, भूगोल है, साहित्य है, ये सब पाठ्य विषय बनाए जाएँ, और नाटक है, भ्रमण है, बागवानी है, क्षेत्रीय अध्ययन है, प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग, मौलिक रचनाएँ, संग्रहालय, ये सब क्रियाओं को भी साथ में किया जाए। तो वो क्रियाओं को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जो पढ़ाई है, जो एकेडमिक चीज़ें हैं, वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उनके साथ-साथ जैसे पेंटिंग है, क्योंकि वो खुद भी एक कवि थे, है ना? तो उनका जो हृदय था वो उसी तरह से था, वो साहित्यकार थे, तो वो यही सोचते थे कि हर बच्चे में कुछ ऐसी जो कला है, उसको सामने लाया जाए, चाहे वो नाटक हो, बागवानी हो, प्रयोगशाला में कार्य हो, ड्राइंग हो, ये सारी चीज़ों को हम एक साथ लें। इसके अलावा वो खेलकूद और समाज सेवा पर भी बल देते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं शिक्षण विधि की। टैगोर ने शिक्षण विधि में दंड व्यवस्था को समाप्त करने की बात की है, ठीक है? यानी कि वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी हाल में दंड नहीं देना चाहिए, कोई भी मार-पीट नहीं या किसी अन्य तरह का दंड नहीं देना चाहिए। पाठन विधि को दबा देने वाली प्रथा का अंत करके सहज स्वाभाविक रूप से क्रिया को शिक्षण का माध्यम बनाए, यानी एक प्रेशर जो बच्चे पे हम डालते हैं कि नहीं ये पढ़ो, ये करो, आज ये करना है, आज ये करना है, तो वो कहते हैं ये सब नहीं करना। बच्चे को सहज स्वाभाविक भाव से पढ़ाया जाए, नेचुरली, नेचुरल सेटिंग में। आज गाने का मन है, ठीक है, गाना गाइए और उसके माध्यम से ही कुछ सिखा डालिए। पेंटिंग कराइए, उसके माध्यम से ही कुछ सिखा डालिए।
तो इस तरीके से टैगोर पढ़ाने की बात करते हैं। बालक के स्वाभाविक विकास पर बल दिया है। बच्चों के जो अपनी स्वाभाविक चीजें हैं, जो स्वाभाविक ज्ञान है, बच्चे नेचुरली पढ़ते हैं। उनको बहुत ज्यादा आप अगर फोर्स करेंगे या बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये स्वाभाविक विकास पर बल देते हैं और कृत्रिम ज्ञान का भविष्य बहिष्कार करते हैं। जो रटने वाली होता है ना कि रटो सीखो, इसका वो बहिष्कार करते हैं। इसके लिए उन्होंने कई विधियां भी बताई हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। जैसे वो कहते हैं वाद विवाद विधि से पढ़ाया जाए, यानी बच्चों से आपस में बातचीत कराई जाए। कोई भी एक विषय दे दिया, उसके बाद बच्चे उस पर आपस में बातचीत करें, वाद विवाद करें, तो उसके माध्यम से बच्चे सीखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए। जैसे शिक्षक ने सवाल पूछे बच्चों से, बच्चों ने बताया, बच्चों ने फिर शिक्षक ने जो भी ज्ञान दिया बच्चों से फिर उसके लिए भी सवाल पूछो कि क्या उन्हें समझ आया या नहीं। तो प्रश्नोत्तर विधि को उन्होंने इस रूप में कहा है। भ्रमण करना, घूमना, जगह जगह पे घूमना, प्राकृतिक जगहों पे घूमना, उसके द्वारा सीखना, अध्ययन करना, साथ में शोध करना, है ना। और फिर करके सीखना, जो भी काम है करके सीखा जाए, है ना। जैसे मान लीजिए बागवानी की बात करते हैं तो इसमें भी करके बच्चे को सिखाया जाए, या ड्राइंग है, ये सारी चीजें बच्चे करके सीखें। तो इस तरह की वो मतलब अनुभव आधारित शिक्षा की वो बात करते हैं बेसिकली। उसके बाद वो विद्यालय की बात करते हैं। तो विद्यालय को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। विद्यालय आत्मबोध का आधार है, जहाँ पे खुद की प्राप्ति होती है, बच्चे अपने आप को समझते हैं, ऐसा विद्यालय है। तो वे विद्यालय को एक पवित्र स्थान मानते हैं जहाँ पर बालकों में सद्गुणों का विकास होता है ना। वो शिक्षकों को आदर्श मानते हैं और विद्यालय को एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे बच्चों में सद्गुणों का विकास होता है। इस प्रकार टैगोर के अनुसार विद्यालय अत्यंत आवश्यक है, विद्यालय को बहुत जरूरी मानते हैं। लेकिन ये प्राचीन गुरु आश्रम की भांति नगर के कोलाहल से दूर सुंदर और प्राकृतिक स्थानों पर होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि वो विद्यालय की बात करते हैं कि विद्यालय दूर होना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में आश्रम हुआ करते थे, इस तरह से कई विद्यालय दूर सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भी खुद जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, वो बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में बाग बगीचों के बीच में उन्होंने वो स्कूल की स्थापना की थी। तो ये था टैगोर का शिक्षा दर्शन। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी वीडियो आगे आते रहेंगे। धन्यवाद।